नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। दिल्ली एनसीआर में 4.0 तीव्रता का भूकंप, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। पीएम मोदी ने की सुरक्षा सावधानियों की अपील, पुलिस ने जारी की हेल्पलाइन। सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई लोग घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 5:36 पर नई दिल्ली में 5 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसका केंद्र धौला कुआं के पास था। झटकों से गहरी नींद में सो रहे लोग जाग गए, लेकिन किसी नुकसान की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियां बरतने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट कर नागरिकों को सुरक्षित रहने और आपात स्थिति में 112 पर कॉल करने की सलाह दी। भूकंप के झटकों से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी, 22 मार्च से शुरू होगा महासंग्राम। केकेआर बनाम आरसीबी से होगी शुरुआत। फाइनल 25 मई को कोलकाता में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी किया। टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च को गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन में होगी, जबकि फाइनल 25 मई को वहीं खेला जाएगा। कुल 74 मैचों में 10 टीमें और 13 स्थानों पर 65 दिनों तक प्रतिस्पर्धा करेंगी। 23 मार्च को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। इस सीजन में 12 डबल हेडर्स होंगे, जिसमें पहला 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब दो होम ग्राउंड्स पर मैच खेलेगी। प्लेऑफ के मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता में होंगे, जब फाइनल 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा। पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार खिताब जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऋषभ पंत को झटका, घुटने में चोट लगी। हार्दिक पांड्या के शॉट से चोटिल हुए पंत, लेकिन नेट्स पर लौटे। दुबई में अभ्यास सत्र के दौरान भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को घुटने में चोट लगी, जिससे टीम इंडिया को एक हल्का झटका लगा। हार्दिक पांड्या के एक तेज शॉट ने पंत के उसी बाएं घुटने पर चोट पहुंचाई, जो उनके एक्सीडेंट के दौरान पहले भी चोटिल हो चुका था। हालांकि फिजियो के त्वरित उपचार के बाद पंत दोबारा नेट्स पर लौटे और बल्लेबाजी अभ्यास भी किया। टीम इंडिया 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 23 फरवरी को हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी और फिर न्यूजीलैंड से सामना होगा। अभ्यास के दौरान कोहली एकाग्र दिखे, रोहित आत्मविश्वास से भरे नजर आए और शमी ने गेंदबाजी कोच मॉर्ने मार्कल्स के साथ रणनीति पर चर्चा की। वहीं हार्दिक और श्रेयस ने कुलदीप यादव व अन्य स्पिनर्स के खिलाफ नेट्स में बैटिंग की। 78वें बाफ्टा पुरस्कार में कनक्लेव का दबदबा, जीते 4 प्रमुख पुरस्कार। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, द ब्रूटलिस्ट और कनक्लेव ने जीते 4 बाफ्टा। 78वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में शानदार अंदाज में आयोजित हुआ, जहां डेविड टेनेंट लगातार दूसरे वर्ष में मेजबानी करते नजर आए। इस साल किसी एक फिल्म का दबदबा नहीं रहा, लेकिन कॉन्क्लेव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन संहिता 4 पुरस्कार जीते। द ब्रूटलिस्ट ने भी 4 बाफ्टा अपने नाम किए। ब्रेडी कार्बरेट द ब्रूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, एड्रियन ब्राडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मिकी मैटिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। ड्यून पार्ट 2 ने सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और विजुअल इफेक्ट्स जीते, जबकि विकेट को सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन व कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए सम्मानित किया गया। एमिलिया पेरेज को सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश फिल्म और जो सल्दाना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला। बाफ्टा फेलोशिप से बार्बरी डेविस को सम्मानित किया गया, जबकि मेडी सिनेमा को ब्रिटिश सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचाना गया। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकियों पर स्नाइपर फायर किया। पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से शनिवार दोपहर पुंछ के दिगवार दलान सेक्टर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी सेना ने नूरकोटा और नक्कर कोटा में भारतीय अग्रिम चौकियों को स्नाइपर राइफलों से निशाना बनाया। ये हमला सुबह 11:35 पर हुआ। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी चौकियों पर करीब 10 मिनट तक गोलीबारी की, जिसके बाद सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई। हालांकि सेना ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पाकिस्तान से गोलीबारी की गई थी
और सेना घटना के बाद से सतर्क है। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान ने 9 बार ऐसी नापाक हरकतें की हैं, जिसमें भारतीय सेना के एक कैप्टन और 3 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे दुश्मन की चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पुंछ के मेंढर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास तलाशी अभियान चलाया, जहां आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। यूपी सरकार का बड़ा कदम, 13 धार्मिक शहरों में 3 चरणों में होगा विकास। सीएम योगी के दिशा निर्देश में यूपी के धार्मिक शहरों में होगा सुधार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 धार्मिक महत्व वाले शहरों के विकास के लिए योजनाओं का खाका तैयार किया है। पहले चरण में इन शहरों में 3 चरणों में विकास कार्य किए जाएंगे, जिनके लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाएंगी। इन शहरों में नागरिक सुविधाओं को सुधारने के लिए बुके ऑफ प्रोजेक्ट नामक विकास परियोजना शुरू की जाएंगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों की विकास रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इन योजनाओं को फाइनल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उद्देश्य है कि इन शहरों में रहने वालों और आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए। विकास प्राधिकरणों के ऊपर दबाव कम करने और स्थानीय लोगों के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने के लिए शासन स्तर से मंजूरी ली जाएगी। स्मार्टफोन पर स्कूलों में प्रतिबंध, 2024 में 40% शिक्षा प्रणालियां हुई शामिल। भारत में स्कूलों में स्मार्टफोन पर कोई विशेष नीति नहीं। अब तक दुनिया भर में 89 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कुल शिक्षा प्रणाली का 40% है। हालांकि कई देशों में अभी भी इस पर बहस जारी है कि स्मार्टफोन का बच्चों की शिक्षा और गोपनीयता पर क्या असर पड़ता है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी GEM टीम ने यह आंकड़ा साझा किया। 2023 के अंत तक 7 प्रणालियों ने स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि 2024 के अंत तक ये संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई। चीन के स्कूलों में स्मार्टफोन पर कड़ी प्रतिबंधी है, जहां छात्रों को फोन लाने की अनुमति केवल तब होती है जब माता पिता ये प्रमाणित करे कि ये पढ़ाई के लिए जरूरी है। कुछ देशों जैसे डेनमार्क और फ्रांस ने स्मार्टफोन के साथ साथ ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। वही अमेरिका के 20 राज्यों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर अपनी नीतियां बनाई है। कैंसर मरीजों के लिए सरकार की बड़ी पहल, 759 जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर खोलने का ऐलान। सरकार ने 759 जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन सेंटरों में 8 से 10 बिस्तर होंगे, जहां कैंसर मरीजों के लिए बायोप्सी, कीमोथेरेपी और एक समय का भोजन मिलेगा। कदम देश के हर जिले में कैंसर सेंटर खोलने की योजना का हिस्सा है। डे केयर सेंटर में मरीजों के सैंपल लेकर बायोप्सी जांच के लिए नजदीकी मेडिकल कॉलेज भेजे जाएंगे और रिपोर्ट समय पर सेंटर को मिलेगी। यदि बीमारी का पता चलता है तो डॉक्टर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की सलाह देंगे। रेडियोथेरेपी के लिए मरीज को बड़े अस्पताल जाना पड़ सकता है, लेकिन कीमोथेरेपी और दवाइयों का इलाज सेंटर पर ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आम बजट के 3 साल में इन सेंटरों की स्थापना का लक्ष्य तय किया है। अगले साल में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे और अगले 3 वर्षों में कैंसर के अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पहले चरण में 50 सेंटर शुरू किए जाएंगे। नया फास्टैग नियम, कम बैलेंस और देरी पर जुर्माना लगेगा। सोमवार से लागू फास्टैग के लिए नया नियम, 60 मिनट से अधिक निष्क्रिय रहने पर लेनदेन होगा रिजेक्ट। सोमवार से फास्टैग का नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसमें कम बैलेंस, भुगतान में देरी या फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। इसका उद्देश्य टोल पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना है। नए नियमों के तहत अगर फास्टैग टोल पार करने से 60 मिनट पहले या टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा और एरर कोड 176 के साथ रिजेक्ट हो जाएगा। यूजर्स को टोल बूथ पर पहुंचने से पहले फास्टैग रिचार्ज करना होगा। टोल रीडर से गुजरने के बाद लेनदेन 15 मिनट से अधिक समय में किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसी के नए सर्कुलर के अनुसार फास्टैग ट्रांजैक्शन को तय सीमा में पूरा करना अनिवार्य होगा। ब्लैक लिस्टेड फास्टैग पर 2 गुना जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन 10 मिनट के भीतर रिचार्ज करने पर सामान्य शुल्क ही लिया जाएगा। अमेरिका से निर्वासित 112 अवैध प्रवासी अमृतसर पहुंचे। 33 पंजाब से अमेरिका से डिपोर्ट हुए 112 भारतीय, कर्जे और अपराध के बीच संघर्ष। रविवार को अमेरिका से निर्वासित 112 अवैध प्रवासी अमृतसर पहुंचे। अमेरिकी सेना के ग्लोब मास्टर C-17 विमान ने उन्हें श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा। इसमें पंजाब के 31, हरियाणा के 44, गुजरात के 33, उत्तर प्रदेश के 2 और हिमाचल व उत्तराखंड के 1 युवक शामिल है। सभी को अमेरिकी सेना की देखरेख में हथकड़ी लगाकर भारत लाया गया। एयरपोर्ट पर भारत के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी की और फिर इन्हें पुलिस की देखरेख में घर भेजा गया। इससे पहले शनिवार को भी 116 भारतीय वापस लौटे थे,
डिपोर्ट होकर आए युवाओं का कहना है कि वे लाखों रुपए का कर्ज लेकर विदेश भेजे गए थे और अब उन्हें इसे चुकाने का डर सता रहा है। आरोपी साहिल वर्मा, जो पॉस्को एक्ट अन्य आपराधिक मामलों में वांछित था, को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी युवाओं को उनके घर भेज दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।